अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डी एस पिछले जो हमने पेपर्स 2 साल किए थे वो थे लेक्चरर बॉटनी के, एक 2019 का और एक 2017 का। उन दोनों पेपर्स को कंप्लीट सॉल्व करके मैंने अपलोड कर दिया था। अब ये जो तीसरा पेपर है लेक्चरर बायोलॉजी का, ये जो लेक्चर बायोलॉजी का ये पेपर हुआ है 13 मई 2017 को। तो इस पेपर को हम एक्सप्लेन करते हैं आज वन बाई वन, इसके जो MCQs हैं। अब अगर MCQs नंबर 1 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन टर्मिनेशन ऑफ RNA सिंथेसिस, के RNA की सिंथेसिस जब स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद उसको टर्मिनेट कौन सी प्रोटीन करती है? सिग्मा प्रोटीन, RH प्रोटीन, अल्फा प्रोटीन, नन। जो टर्मिनेशन करती है ट्रांसक्रिप्शन की या RNA की सिंथेसिस की, हम उसको RH प्रोटीन का नाम देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द बाइंडिंग साइट फॉर RNA पॉलीमरेज इज कॉल्ड, के जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो फिर RNA पॉलीमरेज आके कहाँ पे बाइंड करता है, कौन से पॉइंट पे? रिसेप्टर पे, फैसिलिटेटर पे, प्रोमोटर पे या टर्मिनेटर पे? तो जो RNA पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट है उसको हम प्रोमोटर का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, कि कौन सा प्रोसेस है जिसको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का नाम देते हैं? यानी जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फिर कौन सी mRNA के जो स्ट्रैंड्स बन जाता है तो कौन सी उसके अंदर मॉडिफिकेशन होती है? 5 कैपिंग, एडिशन ऑफ पॉलीएडिनाइल टेल, स्प्लाइसिंग, ऑल ऑफ द बुक। ये तीनों प्रोसेस होते हैं। यानी 5 एंड पे कैपिंग होती है मिथाइलेशन के ज़रिए, और जो 3 एंड होता है उस पे एडिनिन की जो टेल ऐड हो जाती है। फिर जो एंड्रॉन्स वगैरह हैं या वो वाले सेगमेंट्स जो यूजेबल नहीं होते उनकी स्प्लाइसिंग भी होती है। तो इसका मतलब है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में ये तीनों प्रोसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है गॉल स्टोन्स आर मोस्ट ऑफन द रिजल्ट ऑफ, यानी जो गॉल स्टोन्स बनते हैं वो गॉल ब्लैडर के अंदर किस वजह से बनते हैं? गॉल ब्लैडर इरिटेशन की वजह से, प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल की वजह से, ईटिंग चेरीज एंड स्वाल्विंग द पिल्स की वजह से, या एक्युमुलेटेड बाइल पिगमेंट्स की वजह से। तो जो गॉल स्टोन्स हैं उनकी मेजर जो काज होती है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल की वजह से गॉल स्टोन्स बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें जो क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्पंजेस आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला, कि जो स्पंजेस हैं वो एनिमल्स के कौन से फाइला में हैं? निडेरिया में, रेप्टिलिया में, पोरीफेरा में, फोरामिनिफेरा में। तो जो स्पंजेस हैं, चूँकि आपने पढ़ा भी होगा, ये पोरस बॉडी वाले एनिमल्स हैं और जो जनरली किसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, जिनके कोई ख़ास मतलब टिश्यूज़ या आर्गन्स वगैरह भी नहीं होते, और ये पोरीफेरा के अंदर बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ वायरल डिजीज़, यानी इनमें से कौन सी वो कह रहा है वायरल डिजीज़ नहीं है? हेपेटाइटिस, ये आपको पता है वायरल डिजीज़ है। चिकन पॉक्स, ये भी वायरल डिजीज़ है। रेबीज़, ये भी वायरल डिजीज़ है। ट्यूबरकुलोसिस जो है ये बैक्टीरियल डिजीज़, माइकोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है जीनस, उससे ये काज होती है, इसको आप ट्यूबरकुलोसिस का नाम दें, यानी TB भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सरप्लस रेड ब्लड सेल्स नीडेड टू मीट एन एमरजेंसी आर मेनली स्टोर्ड इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ द, ये पूछ रहा है कि जो सरप्लस रेड ब्लड सेल्स हैं जो इमरजेंसी में मिलते हैं या स्टोर हुए होते हैं और बॉडी यूज़ करती है, वो किसके अंदर होते हैं? स्प्लीन के अंदर, पेंक्रियाज के अंदर, लीवर के अंदर या किडनी के अंदर। तो वो सरप्लस रेड ब्लड सेल्स यूजुअली स्प्लीन के अंदर स्टोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हेन अ वाउंड अकर इन ह्यूमंस द प्लेटलेट्स इन द ब्लड एक्टिवेट अ सब्सटेंस विच स्टार्ट्स द क्लॉटिंग प्रोसेस, द सब्सटेंस विच स्टार्ट्स क्लॉटिंग इट। ये कह रहा है कि जब कोई बॉडी के अंदर ज़ख्म होता है ह्यूमंस के अंदर, तो प्लेटलेट्स जो है वो एक स्पेशल सब्सटेंस को एक्टिवेट करते हैं ब्लड के अंदर ताकि वहाँ ब्लड जम जाए या क्लॉट कर जाए। वो स्पेशल सब्सटेंस कौन सा है? एडिनोसिन है, लेक्टिन है, हिस्टामिन है या थ्रोम्बन है? तो जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर उसको थ्रोम्बन या बाज़ जगह पे फिब्रिनोजेन भी बोलते हैं, यानी ये दोनों क्लॉटिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो कौन सा? थ्रोम्बन है। क्वेश्चन नंबर 9 है ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ सेल डिवीजन द माइटोटिक apparatus disappear, the chromosomes become attenuated, the centrioles duplicate and split, the nuclear membrane becomes reconstituted and nucleolus reappears. This phase of cell division is known as, यानी वो वाला फेज जिसमें ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं, न्यूक्लियोलस दोबारा अपीयर हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दोबारा बन रही है, उसके अलावा सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट और स्प्लिट हो रहे हैं। कौन सा फेज है? प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज। ये सबसे आखिरी फेज होता है टीलोफेज, जिसमें दोबारा से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रोफेज में डिसअपीयर हुई थी दोबारा बन जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? टीलोफेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 सिकल सेल एनीमिया एंड हंटिंगटन डिजीज़ आर बोथ, ये दोनों डिजीज़ का कह रहा है कि ये वायरल रिलेटेड डिजीज़ हैं, कंजेंशल डिसऑर्डर्स हैं, बैक्टीरिया रिलेटेड डिजीज़ हैं, नॉन ऑफ द अबव। अब चूँकि ये जेनेटिकली काज होते हैं ये दोनों, तो हम इनको
कंजेनिटल डिजीज या जेनेटिक आप सिंपल कह लें डिसऑर्डर्स हम कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, कौन सा इनमें से न्यूरॉन का पार्ट नहीं है? साइनेप्स, नेजल बॉडीज, एक्सॉन, डेंड्राइट। तो अगर हम देखें एक्सॉन भी इसका पार्ट है, डेंड्राइट भी डायरेक्ट पार्ट है। नेजल बॉडीज प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूज़ होती हैं। डेंड्राइट्स जो है वो सेल बॉडी की तरफ पैगाम लेके आते हैं। एक्सॉन अवे फ्राम द सेल बॉडी मैसेज लेके जाते हैं। जबकि जो साइनेप्स है बेसिकली ये जंक्शन है दो न्यूरॉन के, तो ये डायरेक्ट इसका पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेलाटोनिन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द, मेलाटोनिन ये प्रोटीन है आप कह लें या हार्मोन कह लें, ये किस से प्रोड्यूस होता है? स्किन से, लीवर से, पाइनियल ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बेसिकली पाइनियल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है जो हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद है, पी शेप ग्लैंड है, ये सक्रीट करता है मेलाटोनिन की। और मेलाटोनिन जो हार्मोन है बेसिकली ये हमारा जो स्लीप वेक साइकिल है उसको रेगुलेट करते हैं। शाम के टाइम ये इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, सुबह इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो ये किससे सक्रीट हो रहा है? पाइनियल ग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ इंसुलिन? इट इज़ secreted by pancreas, it is a protein involved in the metabolism of glucose, all of the above। देखें ये पेंक्रियास से सक्रीट भी हो रहा है, प्रोटीन भी है और मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज में भी इन्वॉल्व हो, तो इसका मतलब चारों ऑप्शन ठीक हैं, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14 है, बैक्टीरियोफेजेस आर बैक्टीरिया, वायरसेस, बैक्टीरिया प्रिकर्सर्स, एजेंट्स विच काज प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोफेज बेसिकली वायरसेस हैं, वो वाले वायरसेस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं या बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनको हम वायरसेस का बैक्टीरियोफेज का नाम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द एड्स वायरसेस स्पेसिफिकली अटैक विच काइंड ऑफ सेल, यानी जो एड्स के वायरसेस हैं ये कौन से सेल्स के ऊपर अटैक करता है? तो बेसिकली आपको पता है इम्यून सिस्टम को अटैक करता है, और इम्यून सिस्टम में भी ज़्यादातर हेल्पर टी सेल्स के ऊपर जो है ये अफेक्ट करता है या अटैक करता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा? हेल्पर टी सेल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम इज इनकरेक्टली मैच टू इट्स पेयर या इट्स सबस्ट्रेट? पेप्सन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ये तो ठीक है। पेंक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ये भी ठीक है। लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है, ये भी ठीक है। ट्रिप्सन स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं करता। ट्रिप्सन जो एंजाइम है बेसिकली ये इनएक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिनोजिन की फॉर्म में रिलीज़ होता है और फिर ट्रिप्सन में एक्टिवेट हो जाता है और ये फिर सिंथेसिस ब्रेक डाउन करता है या डाइजेशन करता है प्रोटीन्स की, स्टार्च की नहीं करता। ये इनकरेक्ट पेयर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, कि ह्यूमन्स जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्यों? इट इज़ नॉट कंटेन शुगर, it is made up of monosaccharide, it is made up of disaccharide, human lack the proper enzyme। ज़ाहिर है सेलुलोज जो है सेलुलेज के जरिए डाइजेस्ट ऑफ सेलुलेज एंजाइम्स एनिमल्स के अंदर मौजूद होता है, बाकियों के अंदर, लेकिन ह्यूमन्स के अंदर ये प्रॉपरली नहीं होता। दैट्स वाई ये जो सेलुलेज उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स विद इन अ सेल वुड बी एन एग्जांपल ऑफ, कि जो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन हो रही है इसको हम क्या कह सकते हैं? एनाबोलिज्म, बायोसिंथेसिस, कैटाबोलिज्म, नॉन ऑफ दो। कैटाबोलिज्म वो प्रोसेस होता है जिसमें लार्जर मालिक्यूल स्मॉलर में ब्रेक डाउन हो, तो यहाँ भी यही हो रहा है। जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं वो ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी बना रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ये भी एक कैटाबोलिक प्रोसेस है जिसको आप कैटाबोलिज्म कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, द आइडियल वेक्टर सिस्टम वुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो एक आइडियल वेक्टर होता है जो जीन्स को ट्रांसफ़र का काम करता है वो कौन सा हो सकता है? नॉन डिटेक्टेबल बाय इम्यून सिस्टम, नॉन इन्फ्लेमेटरी, एडिक्यूट कैरिंग कैपेसिटी आल। तो एक जो आइडियल वेक्टर है ज़ाहिर उसको इम्यून सिस्टम भी डिटेक्ट नहीं कर सकता, वो होता भी नॉन इन्फ्लेमेटरी है और उसके अंदर कैरिंग कैपेसिटी भी एक मुनासिब होती है। तो मतलब तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है, यानी ऑल ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, हालो फैट मालिक्यूल इन सोल्यूशन इज कॉल्ड, यानी हालो जो फैट मालिक्यूल इन सोल्यूशन को उसमें क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीसोम, लिपिड्स, पॉलीस्टर, लिपोसोम्स। उनको हम बेसिकली लिपोसोम्स बोलते हैं। ये एक राउंडेड सर्कुलर वेजिकल्स होते हैं सोल्यूशन के अंदर, उसको हम लिपोसोम्स का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, जीन थेरेपी कैन बी यूज्ड फॉर, कि जीन थेरेपी इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? अल्जाइमर डिजीज़ के लिए, पार्किंसन डिजीज़ के लिए, हंटिंगटन डिजीज़ के लिए, तीनों के लिए यूज़ करते हैं। ऑल ऑफ दीज या ऑल करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स सिमिलरिटीज़ विद ह्यूमन, कि जो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स इन ह्यूमन्स की तरह जो प्राइमेट्स होते हैं दूसरे लेकिन ह्यूमन नहीं होते, उनकी कौन सी प्रॉपर्टी ह्यूमन से मिलती हैं? जेनेटिक, एनाटॉमिक, फिजियोलॉजिक। तो अगर हम नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स की बात करें जैसे चिंपैंजी वगैरह हैं, तो उनकी मोस्टली जेनेटिक, एनाटॉमिक, फिजियोलॉजी करैक्टर सारे ही मिल रहे होते हैं ह्यूमन से, तो हम उसको कह सकते हैं ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 23 है, वैक्सीनिया वायरस इज आइसोलेटेड फ्राम हर्प्स वायरस, एडिनो वायरस, पॉक्स वायरस, नन। अब जो वैक्सीना वायरस है ये जनरली लिया गया किससे? काउ से या काउ पॉक्स वायरस से।
तो अब यहाँ पे काओ पॉक्स ऑप्शन नहीं दिया हुआ, सिर्फ पॉक्स वायरस दिया हुआ है, तो वो बेसिकली अगर ट्रू देखा जाए तो काओ पॉक्स वायरस है, तो हम इसको ना नहीं लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है लैंगरहैंस सेल्स आर द की फॉर ट्रांसक्यूटिनस इम्यूनाइजेशन, डेंड्राइटिक सेल्स, केराटिनोसाइट्स, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, लिम्फोसाइट्स। तो ये करेक्ट ऑप्शन है डेंड्राइटिक सेल्स। क्वेश्चन नंबर 25 है एथिकल इश्यूज दैट मेक नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स लीस्ट एक्सेसिबल मॉडल फॉर इन्फ्लुएंजा रिसर्च। क्या कौन से ऐसे एथिकल इश्यूज हैं जिनकी वजह से हम नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स यानी जो ह्यूमंस की तरह के प्राइमेट्स हैं जैसे चिंपैंजी वगैरह, उनको हम क्यों मॉडल के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते रिसर्च में? उनके यूज़ की वजह से, रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेंड पर्सनल की वजह से, हस्बेंड्री रिक्वायरमेंट्स की वजह से। ये सब वजूहत हैं। एक तो ये उनको यूज़ भी नहीं कर सकते आसानी के साथ, इसके अलावा कोई ट्रेंड पर्सनल भी नहीं होते, प्लस हस्बेंड्री रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि उनकी देखभाल, उनको रखना, उनकी केयर करना रिसर्च के दौरान ये भी आसान काम नहीं है, तो लिहाजा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 26 है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्मस, स्ट्रेटम कॉर्नियम, एपिडर्मस, एपिथेलियल। तो सबसे जो आउटर लेयर स्किन की एपिडर्मस के ऊपर भी सबसे आउटर जो होती है वो स्ट्रेनम कॉर्नियम होती है, इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है डिजीज बर्डन इंक्लूड, कि जो डिजीज़ का बर्डन है उसमें क्या हो सकता है? पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डिजीज़ ये भी होती है, ईज विद विच एन इन्फेक्शन, ज़ाहिर इन्फेक्शन भी आसानी से स्प्रेड करता तब, पैथोजेनिसिटी ऑफ द रिस्पॉन्सिबल एजेंट, इस एजेंट की पैथोजेनिसिटी भी होती है, तो इसका मतलब ये भी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 फेज 0 क्लिनिकल ट्रायल इन्वॉल्व हेल्दी इंडिविजुअल प्लस पेशेंट अलाउन, माइक्रो डोजिंग स्टडी, नन। कि जो 0 लेवल क्लिनिकल ट्रायल है उसमें क्या होता है? उसमें सबसे पहले जो है एक कम अमाउंट में जो है वो डोज दे के चेक किया जाता है ये डैमेजिंग तो नहीं है, उसको हम माइक्रो डोजिंग स्टडी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 एक्सोसोम्स आइसोलेटेड फ्राम ट्यूमर, पेप्टाइड, पल्स, dendritic cells could prime efficiently in vivo cytotoxic T lymphocytes capable of growth of established tumors are upregulating, enhancing, suppressing, none। ज़ाहिर है ये जब हम उससे ट्यूमर से अलग करके उसको यूज़ कर रहे हैं स्टेब्लिश के लिए, तो ये क्या करेंगे? सप्रेस करेंगे। सप्रेसिंग जो है करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 30 है द प्रैक्टिस ऑफ मॉनिटरिंग द इफेक्ट्स ऑफ मेडिकल ड्रग्स आफ्टर दे हैव बीन licensed for use especially in order to identify and evaluate the previously unreported adverse reaction is known as। कि अगर आप जो मेडिकल ड्रग्स हैं उनको अलाट भी कर देते हैं, लाइसेंस भी दे देते हैं यूज़ के लिए, लेकिन उसके बाद फिर भी उनकी मॉनिटरिंग करते हैं ये चेक करने के लिए ताकि उनका कोई इफेक्ट्स ना हो, तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? फार्माकोविजिलेंस बोलते हैं, फार्माकोनाइटिस बोलते हैं, या फार्माकोडायनामिक्स बोलते हैं, या नॉन ऑफ द अबव बोलते हैं। इन तीनों में से क्या ऑप्शन बोलते हैं? तो पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, फार्माकोविजिलेंस। ये वो मेथड है, वो प्रोसेस है, वो टेक्निक है जिसमें उनको मॉनिटर किया जाता है ताकि उनको कोई इफेक्ट काज ना हो। क्वेश्चन नंबर 31 है नॉन ह्यूमन प्राइमेट सिमिलरिटी विद ह्यूमन, के नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स की कौन सी सिमिलरिटीज़? ये पीछे भी रिपीट था, जेनेटिक, एनाटमिक, फिजियोलॉजी का अलाफ तो बहुत सारी सिमिलरिटीज़ मौजूद। क्वेश्चन नंबर 32 इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज डीएनए रेप्लिकेशन अकर। तो आपको पता है इंटरफेज के दौरान जो एस फेज होता है उसके दौरान डीएनए की रेप्लिकेशन होती है और जो डीएनए डबल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ग्लूकोज ब्रोकन डाउन इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। यानी जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का पहला फेज है उसके दौरान ग्लूकोज जो वो कौन से एसिड में डिवाइड होता है? तो ज़ाहिर सी बात आपने पढ़ा भी होगा, जो ग्लाइकोलाइसिस है वो पहला फेज है और उसके दौरान जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होकर पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनाता है, कितने? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 द प्रोसेस बाय विच एन अमाइनो एसिड लूजेज इट्स अमाइनो ग्रुप, कि वो प्रोसेस जिसमें अमाइनो एसिड एक अमाइनो ग्रुप को लूज कर जाता है वो कौन सा प्रोसेस है? ये रिएक्शन हाइड्रेशन रिएक्शन, ऑक्सीडो एमिनेशन, डी एमिनेशन, डिहाइड्रेशन। रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड इज कॉल्ड डी एमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 35 है बैक्टीरियोफेजेस आर बैक्टीरिया, वायरसेस, बैक्टीरिया प्रिकर्सर्स, एजेंट्स विच काज प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ये भी पीछे रिपीटेड था। बैक्टीरियोफेज क्या हैं? वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, लीनियर डबल हेलिक्स, सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड, नॉन ऑफ दिस। डीएनए होता माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल स्ट्रैंडेड या लेकिन सर्कुलर इन शेप होता है, तो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। क्वेश्चन नंबर 37 है द सेलुलर ऑर्गेनेली कॉल्ड सुसाइडियल बैग्स आर लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, गाल्जी बॉडी। आपको पता है कि जो बाकी ऑर्गेनेलीज या जो हार्मफुल मेटेरियल उसको डिग्रेड करने के लिए यूज़ की जाती हैं वो ऑर्गेनेली कौन सी है? लाइसोसोम। इसी वजह से इसको सुसाइडियल बैग भी बोलते हैं। 31 है द गाल्जी कम्प्लेक्स सिंथेसाइज प्रोटीन्स, प्रोवाइड्स पाथवे फॉर ट्रांसपोर्टिंग केमिकल्स, प्रोड्यूसेस एटीपी
फॉर्म्स ग्लाइकोग्रुप, या प्रोटीन्स वगैरह राइबोसोम बनाता है, एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। तो इसका काम ये है कि ये जो पाथवे है वो प्रोवाइड करती है जो ट्रांसपोर्टिंग केमिकल्स हैं उनके लिए। क्वेश्चन नंबर 39 है द फॉलोइंग सब्सटेंस आर सेल इंक्लूजन्स एक्सेप्ट, यानी कौन सी इनमें सेल इंक्लूजन्स है? मेलानिन, लिपिड्स, ग्लाइकोजन, सेंट्रोसोम्स। सेल इंक्लूजन्स आप ये कह सकते हैं वो होते हैं जो नॉन लिविंग मटेरियल है, उसको सेल इंक्लूजन्स बोलते हैं। तो ये तीनों सेल इंक्लूजन्स हैं, ग्लाइकोजन, मेलानिन और लिपिड। जबकि सेंट्रोसोम ये सेल ऑर्गेनेली का काम करती है, स्पिंडल फाइबर्स वगैरह बनाने में, माइटोटिक अपरेटस डेवलप करने में। तो हम कह सकते हैं ये सेल इंक्लूजन नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 है द पॉलीसेकेराइड फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स। आपको पता है कि जो एक्सोस्केलेटन है इनवर्टिब्रेट्स को, उसमें जो पॉलीसेकेराइड है वो काइटन है, और जो फंजाई की सेल वाल है वो भी किसकी बनी होती है? काइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 द साइक्लिक AMP adenosine monophosphate is formed from ATP by the enzyme adenylate cyclase which is activated by the hormone। यानी ये कह रहा है कि जो साइक्लिक AMP है ये ATP से बनती है, और किस एंजाइम की वजह से? एडिनाइलेट साइक्लेज। और ये एडिनाइलेट साइक्लेज भी एक हार्मोन की वजह से एक्टिवेट होता है, तब भी ATP से AMP बनती है, साइक्लिक AMP। तो वो हार्मोन कौन सा होगा? इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एपिनेफ्रिन या प्रोगेस्टेरोन। तो जो हार्मोन एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करते उसको हम एपिनेफ्रिन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है एक्सोकाइनेज हैज़ अ हाई एफिनिटी फॉर अ ग्लूकोज देन फ्रुक्टोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज, ग्लैक्टोकाइनेज, ऑल ऑफ दीज। अब अगर हम देखें जो ग्लूकोज के लिए ज़ाहिर सी बात है वो ग्लूकोकाइनेज होगा, बाकी दो तो एक फ्रुक्टोज के लिए एक ग्लैक्टोज के लिए। तो ग्लूकोकाइनेज से ज़्यादा एफिनिटी होती है किसकी? हेक्सोकाइनेज। क्वेश्चन नंबर 43 है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड इज मिथ्योनिन, विलाइन, ल्यूसीन, एस्पराजिन। कि वो वाला अमाइनो एसिड जिस अमाइनो एसिड्स के अंदर जो सल्फ़र मौजूद होता है वो कौन सा वाला अमाइनो एसिड होगा? तो वो वाला अमाइनो एसिड है मिथ्योनिन। बाकी तीनों के अंदर सल्फ़र मौजूद नहीं होता, जबकि मिथ्योनिन के अंदर अगर हम देखें तो सल्फ़र प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो वाले अमाइनो एसिड्स हैं जो उनको बॉडी सिंथेसाइज करती है, ठीक है। आर नॉट कंपोनेंट्स ऑफ टिश्यू प्रोटीन्स मे बी सिंथेसाइज इन बॉडी फ्रॉम एसेंशियल जी। नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो बॉडी खुद प्रिपेयर कर सकती है, दैट्स वाई ये डाइट्स में ना भी हों तो कोई इशू नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 45 है द प्रोटीन प्रेजेंट इन हेयर इज़ केराटिन, मायोसिन, इलास्टिन, ट्रोपो, कोलाजन। अब जो मायोसिन है ये जो हमारे मसल्स हैं वहाँ पे मौजूद है, इलास्टिन कनेक्टिव टिश्यूज़ में है, तो केराटिन वो वाली प्रोटीन है जो हेयर के अंदर मौजूद होती है। 46 है द टेक्निक ऑफ फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स दैट कैन बी मेड स्पेसिफिक फॉर अ गिवन प्रोटीन इज़। जो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है, ये साइज़ और नंबर्स वगैरह की बेस में इलेक्ट्रोफोरेसिस भी स्प्रेशन के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन अफिनिटी जो क्रोमेटोग्राफी है ये आप ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक प्रोटीन्स या गिवन प्रोटीन्स के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 47 एन इम्यूनोग्लोबुलिन विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन है जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती है? IgA, IgD, IgM। मेरे ख्याल में अब इन तीनों में नहीं है, चूँकि प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करने वाली जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो IgG है, और IgG यहाँ मेंशन नहीं है, तो हम कह सकते हैं नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 48 है द मोस्ट अबंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन इन प्लाज्मा। कि प्लाज्मा के अंदर सबसे ज़्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है? IA, IgA, IgM, IgG, IgD। IgG जो है ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, यही IgG भी ही ये प्रोटीन है जो क्या करती है? प्लेसेंटल बैरियर को भी क्रॉस करती है। क्वेश्चन नंबर 49 है एंटीबॉडी डाइवर्सिटी अराइजेस फ्रॉम जीन एम्पलीफिकेशन, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, जीन रीअरेंजमेंट, ऑल ऑफ दिस। तो जीन रीअरेंजमेंट की वजह से जो एंटीबॉडीज़ हैं उनकी डाइवर्सिटी आती है। क्वेश्चन नंबर 50 है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज़ द फंक्शन ऑफ। कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी किसकी वजह से होती है? ये किसका फंक्शन है? बी लेम्फोसाइट का, प्लाज्मा सेल्स का, टी लेम्फोसाइट का, ये बेसोफिल का। तो ये फंक्शन है टी लेम्फोसाइट्स। और टी लेम्फोसाइट्स जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके स्पेशलाइज किस्म के सेल्स हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 51 MHC प्रोटीन्स आर यूनिक टू। MHC जो है ये बोलते हैं मोस्ट हिस्टोकम्पेबिलिटी फैक्टर्स या प्रोटीन्स, और इनका जो स्पेशल रोल ये है कि ये जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको प्रेजेंट करती हैं किसको? जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको। तो ये यूनिक हैं किसके लिए? ईच सेल के लिए, ईच इंडिविजुअल के लिए, ईच ऑर्गन के लिए स्पेसिफिक। तो ये यूनिक होती हैं हर इंडिविजुअल्स के अंदर स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 52 MHC क्लास 1। चूँकि जो MHC हैं ये जो दो हिस्टोकम्पेबिलिटी फैक्टर्स या प्रोटीन्स हैं ये दो क्लासेस की है, क्लास 1 और एक क्लास 2। MHC क्लास 1 प्रोटीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ।
जो MHC1 है ये मोस्टली सब सेल्स की सरफेस के ऊपर मौजूद होती है, जितने भी मोस्टली जो न्यूक्लियाइड सेल्स, बी सेल्स ऑनली, मैक्रोफेजेस ऑनली, टी सेल्स ऑनली, ऑल ऑफ सेल्स, तो ये ऑल सेल्स की सरफेस के ऊपर मौजूद होती है। जबकि MHC क्लास जो 2 है वो कुछ स्पेसिफिक सेल्स के ऊपर होती है, सब के ऊपर नहीं होती। MHC क्लास 2 प्रोटीन्स इन कंजुगेशन विद एंटीजेंस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय, ये कौन से सेल्स जो हैं MHC2 प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं जब ये एंटीजेंस के साथ कंबाइन फंक्शनल कार्य होती है, तो उन सेल्स को हम किसका नाम देते हैं? साइटोटॉक्सिक सेल्स, रेसर टी सेल्स, या फिर मेमोरी टी सेल्स, या फिर हेल्पर टी सेल्स। तो इन सेल्स को हम हेल्पर टी सेल्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स रिलीज परफोरेंस, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, इंटरल्यूकन्स, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर। तो जो टी सेल्स हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ये स्पेशलाइज किस्म की प्रोटीन्स रिलीज़ करते हैं जिनको आप परफोरेंस बोलते हैं। ये बेसिकली जो सेल वाल या सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या प्रोड्यूस करते हैं? फोर्स प्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 55 है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन स्टीरिक एसिड। जो स्टीरिक एसिड है इसके अंदर 16, 17, 18, 20, तो स्टीरिक एसिड के टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है वो कितने हैं? 18 है। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फैटी एसिड, यानी वो वाले फैटी एसिड जो बॉडी के अंदर नहीं होते, ज़रा फिर उनको डाइट में हमें लेना ज़रूरी होता है, तो वो एसेंशियल कहलाते हैं। तो एसेंशियल कौन से हैं? लिनोलिक एसिड, रेकिनाइडोनिक एसिड, और टी या पी लिनोलेनिक एसिड या आन। तो अगर हम देखें ये तीनों, ये वाला भी, ये भी और ये भी, ये तीनों आप ये किसने एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं। इनमें से दो अगर आप देखें तो उनको हम ओमेगा 3 फैटी एसिड बोलते हैं, और जो दूसरा उसको हम ओमेगा 6 फैटी एसिड, यानी ये जो लिनियोलेनिक एसिड है इसको ओमेगा 3 फैटी एसिड बोलते हैं। ये जो लिनियोलिक और रेकिडोनिक ये जो एसिड है फैटी एसिड्स, इन दोनों को ओमेगा 6 फैटी एसिड भी बोलते हैं। तो ये तीनों के तीन जो हैं ये क्या हैं? नेसेसरी हैं, ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 57 है, कैनोला ऑयल हैज़ सैचुरेटेड फैट कंटेंट। इसका कोई एग्जैक्ट नहीं मिला, कहीं पे इसका 60 लिखा हुआ है, कहीं पे इसका 20 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको चेक कर लेना है। वैसे मैं 60 लगा देता हूँ, लेकिन फिर भी कंफर्म कर लेना। क्वेश्चन नंबर 58 है, साल्ट्स ऑफ फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल आर प्रोड्यूस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, कि कौन से रिएक्शंस में आपको फ्री फैटी एसिड के साल्ट्स मिलते हैं? हाइड्रोजनेशन के दौरान, स्पॉनिफिकेशन के दौरान, एस्टरिफिकेशन के दौरान, नॉन। तो स्पॉनिफिकेशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जब फैट्स की हम ब्रेक डाउन करें तो ब्रेक डाउन के नतीजे में ग्लाइसरोल्स प्लस फैटी एसिड्स के जो साल्ट्स हैं वो मिलते हैं, यानी सोप्स भी बोलते हैं उनको। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्पॉनिफिकेशन। ये सोप बनाने का जो प्रोसेस, ये रिएक्शन है, उसको बोलते हैं स्पॉनिफिकेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन 59 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन बीटा 1 to 4 लिंकेज, कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिस कार्बोहाइड्रेट के अंदर बीटा 1 to 4 लिंकेज मौजूद होता है? जो ऑप्शंस की अगर बात करें, स्टार्च के अंदर, सेलुलोज के अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर। अब जो स्टार्च और ग्लाइकोजन है इनके अंदर तो बीटा 1 to 4 नहीं होता, अल्फ़ा एग्जिस्ट करता है स्टार्च के अंदर, जबकि सेलुलोज वो है जिसके अंदर बीटा 1 to 4 लिंकेज। क्वेश्चन नंबर 60 है, ऑल नेचुरली अकरिंग शुगर्स आर एल शुगर, बोथ एल एंड डी नन। तो जो मोस्टली नेचुरली अकरिंग शुगर्स हैं जैसे ग्लूकोज वगैरह है, तो ये ज़्यादातर ये क्या होती हैं? डी होती है। When two glucose molecule joined by a glycosidic linkage, which of the following disaccharide form, कि जब दो ग्लूकोज के मालिक्यूल जुड़ते हैं तो क्या बनता है? सुक्रोज? जी नहीं, सुक्रोज आपको पता है फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के मिलने से बनती है। लेक्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से बनती है, जबकि माल्टोज ग्लूकोज के ही 2 यूनिट से के मिलने से बनती है। तो हम कह सकते हैं ट्रू ऑप्शन कौन सा है? माल्टोज। 62 है, प्रेजेंस ऑफ 2 डबल बॉन्ड्स इन स्टीरिक एसिड फॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो सैचुरेटेड स्टीरिक एसिड जो अगर हम देखें तो ये सैचुरेटेड होता है क्योंकि इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, लेकिन जब इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड आते हैं तो इससे एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनता है और उसको हम क्या बोलते हैं? लिनियोलिक एसिड। ये भी एक एसेंशियल फैटी एसिड है। क्वेश्चन नंबर 63 है, नॉन ग्लाइसराइड्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। नॉन ग्लाइसराइड्स उनको बोलते हैं जिनके अंदर ग्लाइसरोल नहीं होता। आया वो ग्लाइकोलिपिड्स है, वैक्सेस हैं, स्फिंगोलिपिड्स हैं, बोथ बी एंड सी। अब अगर देखा जाए तो इन सब के अंदर ग्लाइसरोल नहीं होता, ग्लाइकोलिपिड्स में भी नहीं होता, वैक्स में भी नहीं होता, स्फिंगो में लिपिड्स में भी नहीं होता। तो लेकिन इन्होंने ऑप्शन बोथ बी एंड सी दी हुई है, तो आप मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है कि बोथ बी एंड सी लगा लें, लेकिन ग्लाइकोलिपिड्स में भी अलबत्ता ग्लाइसरोल मौजूद नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज नॉन पोलर। कौन सा अमाइनो एसिड है वो इनमें से नॉन पोलर है? अब नॉन पोलर अगर हम बात करें, वो वाले अमाइनो एसिड्स होते हैं जिन अमाइनो एसिड्स का जो साइड चेन है वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी वाटर रिपेलेंट होता है, वाटर लविंग नहीं होता, वाटर में डिजॉल्व
नहीं हो सकता, तो अब उनको हम नॉन पोलर बोलते हैं। वो नॉन पोलर अमाइनो एसिड कौन सा है? वेलाइन अमाइनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 65 है, दीज प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग अरेंजमेंट्स इन ऑर्गेनिज्म। कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बिल्डिंग्स या अरेंजमेंट्स में इन्वॉल्व होती हैं, स्ट्रक्चर वगैरह बनाने में, वो कौन सी हैं? हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन। ज़ाहिर सी बात है वो फंक्शनल नहीं हो सकती, बल्कि वो ज़्यादातर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है जो बिल्डिंग्स में या अरेंजमेंट्स में अपना रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, दीज प्रोटीन्स रिले सिग्नल फ्राम वन बॉडी पार्ट टू अनदर। कि कौन से प्रोटीन्स एक बॉडी पार्ट से दूसरी पार्ट में सिग्नल को ट्रांसमिट करती हैं? एंजाइम्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, हार्मोन्स, ग्लूकोज। के जो सिग्नलिंग का काम करते हैं उनको सिग्नल प्रोटीन्स या फिर एंजाइम्स का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, दिस इज कॉमन प्रोटीन हार्मोन मेड इन द पेंक्रियाज। इंसुलिन, कोलाजिन, हीमोग्लोबिन, स्टार्च। इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये दो हार्मोन्स हैं जिनको कौन सेक्रेट करता है? पेंक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड हैज़ अ अमाइड साइड चेन। कौन सा अमाइनो एसिड है जिसके अंदर जो साइड चेन है वो अमाइड होता है? एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पेराजीन, मिथ्योनिन। तो ये दो अमाइनो एसिड हैं, एक है ग्लूटामीन और एक एस्पेराजीन, जिनका साइड चेन अमाइड चेन होता है। तो मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है? एस्पेराजीन। 69 है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जीन्स डीएनए सीक्वेंस इनटू अ सीक्वेंस ऑफ आरएनए। कि जो डीएनए का सीक्वेंस है उसको आरएनए सीक्वेंस में कॉपी करने के जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यानी डीएनए से आरएनए का बनने का प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, द फर्स्ट mRNA कोडान टू स्पेसिफाई अमाइनो एसिड। यानी पहला जो कोडान है जो अमाइनो एसिड फर्स्ट अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता है वो क्या है? TAC, UAG, UAA। देखें UAG और UAA तो इनको स्टॉप कोडान बोलते हैं। AUG ये फर्स्ट mRNA का कोडान है जो पहले अमाइनो एसिड कोड करता है, जिस अमाइनो एसिड को आपने पढ़ा भी होगा मिथियोनिन बोलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, in DNA and RNA, the phosphodiester bond is the linkage between the dash carbon atom of one sugar molecule and the dash carbon atom of another molecule. 5, एक का 5 होगा दूसरे का 3 होगा, या एक का 3 होगा दूसरे का 5 होगा। ये एक ही बात है, तो हम कह सकते हैं बहुत करेक्ट ऑप्शन है। यानी एक शुगर का 3 एंड होगा और दूसरी का 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, डैश आर द बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमेटन ऑर्गेनाइजेशन। कि क्रोमेटन ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक यूनिट कौन सा है? तो बेसिक यूनिट उसका न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम आपने पढ़ा भी होगा कि जब डीएनए का मॉलिक्यूल वाउंड करता है या रैप करता है क्रॉस द हिस्टोन प्रोटीन्स, और हिस्टोन प्रोटीन कितनी होती हैं? टोटल 4 हैं, लेकिन 8 जो है वो हर एक का डबल या 2 कापीज़ मौजूद होती हैं, तो वो मिलके न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, और यही बेसिक यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 73 है, द प्रोटीन कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम इज़ कम्पोज्ड ऑफ 2 कापीज़ ऑफ ईच टाइप्स ऑफ हिस्टोन। कि जो हिस्टोन्स हैं बेसिकली इनकी हर एक की 2 कापियाँ होती हैं, लेकिन टोटल कितनी होती हैं? टोटल 4 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, H2A, H2B, H3, H4 और H1। ये 4 प्रोटीन्स जो हैं वो मिल के टोटल अगर आप देखें कितनी बनाती हैं? 8 बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, ड्रासोफिला हैज़ डैश लिंकेज ग्रुप। अब ड्रासोफिला के अंदर आपको पता है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 होते हैं और टोटल कितने पेयर होते हैं? 4। तो इस तरह लिंकेज जो बनेंगे उसके वो 4 बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है, डैश अनवाइंड द डबल हेलिकल डीएनए। यानी जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए उसको अनवाइंड कौन सा एंजाइम करता है? DNAC, हेलिकेज, SS बाइंडिंग प्रोटीन। हेलिकेज जो एंजाइम है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। 76 है, द प्रॉब्लम ऑफ सुपर कॉइल इज सॉल्व बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। कि जो डीएनए के अंदर सुपर कॉइलिंग होती है उसको कौन ख़त्म करता है? पॉलीमरेज, हेलिकेज, लाइगेजेस, टोपोआइसोमरेज। तो टोपोआइसोमरेजेस are specialized for removing supercoiling. Next है क्वेश्चन नंबर 77, a base substitution that cause regular codon to change into another codon that codes for different amino acids। यानी जो मतलब एक को चेंज करती है दूसरे के अंदर, ठीक है, वो कौन सी म्यूटेशन होगी? अब है तो बेस म्यूटेशन, लेकिन होगी कौन सी? नॉन सेंस म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन, नॉन ऑफ द बोथ। तो उस म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं? मिस सेंस म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 78, आउटकम्स ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इंक्लूड मिस सेंस म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन, ऑल ऑफ द बोथ। तो जो पॉइंट म्यूटेशन है उसके रिजल्ट्स में ये तीनों म्यूटेशन कार्ड होते हैं, तो हम कह सकते हैं ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 79 है, व्हेन अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर इज सब्स्टिट्यूटेड टाइप ऑफ म्यूटेशन अकर्स। कि जब ऐसी म्यूटेशन होगा जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जो है वो सब्स्टिट्यूट हो या चेंज या रिप्लेस हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड रिप्लेसमेंट वाली म्यूटेशन को हम हमेशा पॉइंट म्यूटेशन का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है,
डैश लेक अ जीन प्रोड्यूस इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ एन एसेंशियल मेटाबोलाइट। उसको हम क्या बोलते हैं उस म्यूटेंट को कि जिसके अंदर जो जीन प्रोडक्ट ही नहीं बनता जो सिंथेसाइज कर रहा होता है किसी एसेंशियल मेटाबोलाइट्स को, तो उसको बेसिकली हम उस म्यूटेंट को क्या कहेंगे, ऑक्सोट्रॉफिक म्यूटेंट। यानी ये म्यूटेंट है, इसके अंदर जीन प्रोडक्ट ही नहीं बनता जो एसेंशियल मेटाबोलाइट को क्या करेगा, सिंथेसिस करेगा। क्वेश्चन नंबर 81 है यूकैरियोटिक mRNA ट्रांसक्रिप्ट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉडिफिकेशन, कि जो mRNA का ट्रांसक्रिप्ट बन जाता है यूकैरियोट्स के अंदर तो उसकी मॉडिफिकेशन कहाँ पे होती है, 5 कैप, 3 कैप, 5 पॉली एडिनाइल कैप, 5 3 पॉली एडिनाइल टेल। जिनमें जो करेक्ट है वो कैपिंग वाला है, 5 एंड पे कैपिंग होती है, 3 एंड पे पॉली एडिनाइलेशन होती है, तो बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं है, ये कैपिंग जो है वो 5 एंड पे हो रही है, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 82 सिग्मा फैक्टरीज a subunit of mRNA, a subunit of RNA polymerase, a subunit of DNA, the place on RNA where RNA polymerase stay। जो सिग्मा फैक्टर बेसिकली ये पार्ट है RNA polymerase का। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 83, द यूकैरियोटिक प्रोमोटर फॉर RNA सिंथेसिस इंक्लूड, कि जो यूकैरियोटिक प्रोमोटर है RNA सिंथेसिस के दौरान वो कौन सा है, टाटा बक्स है, कार्ट बक्स है, हॉगनिस बक्स है, ऑल ऑफ द अबव। अब देखें जो टाटा बक्स है ये भी जो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट होती है, स्टार्ट साइट होती है, उससे तकरीबन 7 to 20 बेस पेयर्स अप स्ट्रीम पे ये मौजूद होता है। इस तरह 25 to 30 अप स्ट्रीम आप कह सकते हैं वही ट्रांसक्रिप्शन जो साइट है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, यानी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से 25 to 30 बेस पेयर्स अप स्ट्रीम पे ये सीक्वेंस मौजूद होता है। हॉगनिस बक्स तो बेसिकली टाटा बक्स ही को बोलते हैं क्योंकि जो हॉगनिस एक साइंटिस्ट था उसने ये दिया था, तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं ये तीनों जो है प्रोमोटर रीजन्स जो है वो मौजूद होते हैं किसके ऊपर, आरएनए सिंथेसिस के दौरान यूकैरियोटिक प्रोमोटर पे। क्वेश्चन नंबर 84 है एम्स टू मॉडिफाई द जीन्स टू एनहांस द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म बियॉन्ड व्हाट इज़ नॉर्मल, कि हम जो कैपेबिलिटीज़ हैं ऑर्गेनिज्म से उनको इंक्रीज़ करने के लिए, उनको एनहांस करने के लिए जीन्स को मॉडिफाई करते हैं। तो ये किसके ज़रिए हो सकता है, जीन थेरेपी के ज़रिए, न्यूक्लियर हाइब्रिडाइजेशन के ज़रिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए। जीन थेरेपी भी यूज़ करते हैं, जीन इंजीनियरिंग भी यूज़ करते हैं। इसका मतलब है जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन थेरेपी दोनों करेक्ट ऑप्शन बहुत हैं बी हो। क्वेश्चन नंबर 85 है आरएनए कंटेंट्स विच बेसिस, कि आरएनए के अंदर कौन सी बेस होती है, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। ये 5 तो होती नहीं है, 4 होती हैं, ये गलत है। थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल डीएनए के अंदर होती है, ये भी गलत है। एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन, हाँ सॉरी ठीक है, यूरासिल आरएनए के अंदर है लेकिन इसके अंदर एडेनिन नहीं है। एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। अब थायमिन किसके अंदर होती है, डीएनए के अंदर। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल, जी थायमिन की जगह यूरासिल होती है आरएनए के अंदर, जिसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। 86 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एंट्रॉन्स, जो एंट्रॉन्स और एक्सॉन्स हैं ये जो आपके पास ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो ट्रांसक्रिप्ट बनता है उसके अंदर दोनों मौजूद हैं। एक्सॉन जो है वो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, एंट्रॉन्स नॉन कोडिंग होते हैं। तो ये कह रहा है कौन सी ट्रू है एंट्रॉन्स के बारे में, एंट्रॉन्स आर द पार्ट्स ऑफ mRNA दैट आर ट्रांसलेटेड। एंट्रॉन्स हैव नो फंक्शन इन जनरल ह्यूमन जीन्स हैव fewer introns than genes of other organisms. Introns may involved in exon shuffling. अब जो ये वाला भी किसी हद तक अगर आप देखें गलत है, क्योंकि वो ट्रांसक्राइब तो होता है लेकिन ट्रांसलेट नहीं होता। फंक्शन कुछ ना कुछ लाजमी होता है इंट्रॉन्स का। इसके अलावा ये भी गलत है कि फ्यूअर इंट्रॉन्स होते हैं, बल्कि बाकी उनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इनका कोई फिक्स नंबर नहीं है। लेकिन ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है कि जो इंट्रॉन्स हैं वो बेसिकली एक्सॉन की शफलिंग करते हैं, रिकम्बिनेशन वगैरह में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। 87 क्या है, अ DNA स्ट्रैंड विद द सीक्वेंस ऑफ AACGT AACG इज ट्रांसक्राइब, व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ mRNA मॉलिक्यूल सिंथेसाइज, कि अगर DNA का ये वाला सीक्वेंस होगा तो mRNA का सीक्वेंस कौन सा होगा। आपको पता है DNA के कम्प्लीमेंट्री जो है mRNA का सीक्वेंस बनता है, तो इसके कम्प्लीमेंट्री अगर हम देखें, ज़ाहिर सी बात है अगर DNA के अंदर एडेनिन है तो इसके कम्प्लीमेंट्री RNA के अंदर थायमिन नहीं होगी बल्कि यूरासिल होगी। तो AA ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये अगर चेक करें तो हो सकता है। A के अपोजिट 2 U होंगे, U ठीक है। C के अपोजिट G है, यहाँ मौजूद है। गुआनिन के अपोजिट साइटोसिन है तो वही है। थायमिन के अपोजिट एडेनिन है, वही है। इसके अलावा जो दूसरा एडेनिन है वो U है, ठीक है। C के अपोजिट G होना चाहिए, वो भी ये, तो इसका मतलब है ये करेक्ट ऑप्शन है, चूँकि DNA वाले सीक्वेंस का कम्प्लीमेंट्री होगा कौन सा, mRNA। क्वेश्चन नंबर 88 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द डीजेनरेसी ऑफ द जेनेटिक
कोड कि कौन सी एग्जांपल है जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो एक्सप्लेन करते हैं डिजेनरेसी को। अ गिवन अमाइनो एसिड हैज़ मोर देन वन कोडान, यही है बेसिकली डिजेनरेसी। कि डिजेनरेसी क्या कहती है कि एक जो अमाइनो एसिड है उसके लिए बहुत एक से ज़्यादा कोडान हो सकते हैं। तो जो ऑप्शन ए है दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 89 है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ जीन कंपोज्ड ऑफ 30 न्यूक्लियोटाइड वुड फॉर्म अ प्रोटीन कंटेनिंग नो मोर देन डैश अमाइनो एसिड। ये कह रहे हैं कि आपके पास एक जो जीन है उसके ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो 30 हैं, तो अगर उसकी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो उससे जो प्रोटीन बनेगी वो कितने अमाइनो एसिड्स वाली हो सकती है कम से कम। आपको पता है कि जो एक अमाइनो एसिड है वो बेसिकली 3 न्यूक्लियोटाइड्स का जो कोडान है वो बनाता है। तो एक अमाइनो एसिड कितने न्यूक्लियोटाइड से बन रहा है? 3 से। तो 30 न्यूक्लियोटाइड हैं, तो आप कह लें कि ये 10 अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है मेंडल्स आइडिया दैट पेयर्स ऑफ कैरेक्टर सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन इज कॉल्ड द लॉ ऑफ। वो कौन सा लॉ है इसका मेंडल का कि जिसमें उसने कहा कि जो गैमीट फॉर्मेशन हो रही होती है वहाँ पे कैरेक्टर्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। पार्टिकुलेट इनहेरिटेंस, सेग्रीगेशन, डोमिनेंस, तो उसके लॉ को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 द अलील दैट मास्क द इफेक्ट ऑफ अदर, ज़ाहिर जो दूसरे को इफेक्ट को मास्क करते उसको हम डोमिनेंट बोलते हैं, एंड द मास्क जिसका इफेक्ट मास्क उसको रिसेसिव बोलते हैं। इसका मतलब ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। क्वेश्चन नंबर 92 है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन आउटकम इन F2 जनरेशन ऑफ अ क्रॉस बिटवीन अ टाल प्लांट एंड अ डवार्फ प्लांट। कि अगर पेरेंटल में एक ट्रू टाल हो और एक ट्रू डवार्फ हो, इनका क्रॉस करवाएं और फिर जो F2 जनरेशन मिलेगी वो कौन सी मिलेगी। अब जो F1 होगी उसमें तो सारे ज़ाहिर सी बात है डोमिनेंट टाल है तो टाल होंगे, लेकिन जो F2 मिलेगी उसमें जो रेशो होगी इसकी 3:1, 3 टाल होंगी और एक 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोटिपिक रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ डायहाइब्रिड क्रॉस। जब डायहाइब्रिड क्रॉसेस को एक्सप्लेन किया था इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ने, तो आपको पता है उसने जो रेशो बताई थी मेंडल ने, ये जो रेशो आ रही है वो आ रही है 9:3:1। ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 94 है मेंडल्स लॉ ऑफ डैश स्टेट्स दैट रैंडम असार्टमेंट ऑफ मैटरनली। अब रैंडम असार्टमेंट के बारे में जो उसने लॉ दिया था उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, यानी जो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 95 है विच एंजाइम ब्रेक्स पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। यानी जो 2 डीएनए उनको अलग करने के दौरान जो हाइड्रोजन बॉन्ड की सेपरेशन होती है वो कौन सा एंजाइम करता है? हेलिकेज, पॉलीमरेज 3, पॉलीमरेज 1, लाइगेज। जो हेलिकेज है हेलिकेज एंजाइम है ये अनवाइंडिंग करता है और जो उसके 2 स्ट्रैंड्स उनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको ब्रेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 व्हाट एंजाइम्स रिप्लेस आरएनए प्राइमर ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड विद डीएनए। जब आरएनए की सिंथेसिस हो जाती है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पे चूँकि जो पॉलीमरेज़ कभी भी जो आरएनए जो प्राइमर है उसके बगैर काम नहीं कर सकती, यानी लाजमी तौर पे आरएनए प्राइमर उसको चाहिए होता है। अब ये कह रहा है कि उसको रिप्लेस कौन करता है बाद में आरएनए प्राइमर को, तो जो पॉलीमरेज़ 3 है ये तो क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज़ 3 जो एडिशन करता न्यूक्लियोटाइड की आरएनए प्राइमर की अटैच होने के बाद, क्योंकि आरएनए प्राइमर जो है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप उसको प्रोवाइड करता है 3 एंड पे। जो पॉलीमरेज़ 1 है ये वो वाला एंजाइम है जो इस आरएनए प्राइमर को जब इनिशिएशन हो जाती है इसको बाद में रिमूव कर देता है। क्वेश्चन नंबर 97 है द इक्वल सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड इक्वलाइज द फंक्शन ऑफ। कि इक्वल जो सिंथेसिस है इक्वलाइज के अंदर वो कौन करता है? आया वो पॉलीमरेज़ 1 करता है, पॉलीमरेज़ 3 करता है, प्राइमेज करता है या डीएनए लाइगेज? इक्वल जो सिंथेसिस है थ्रू आउट पूरा जो प्रोसेस होता है इसका डीएनए के सिंथेसिस का वो पॉलीमरेज़ 3 करता है। क्वेश्चन नंबर 98 है since the first nucleotides cannot be linked in a newly synthesized strand in DNA replication dash is required। कि जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है वो कभी भी लिंक नहीं हो सकता न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड के साथ, वो किसकी वजह से? क्योंकि लाजमी तौर पे जो आरएनए प्राइमर है वो चाहिए होता है, यानी आरएनए प्राइमर जो है वो मस्ट है, इसके बगैर एडिशन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 99 है न्यूक्लिक एसिड द फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू द। कि जो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है न्यूक्लिक एसिड में वो कौन से एंड पे अटैच होता है? ये आपको पता भी होगा, जो 3 एंड होता है वो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहाँ पे अटैच होता है। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन 100 डीएनए रेप्लिकेट्स थ्रू व्हाट प्रोसेस। कि कौन सा प्रोसेस जिसके दौरान ये डीएनए की रेप्लिकेशन होती है? तो आपको पता है वैसे तो 3 मॉडल दिए गए, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड और प्रूव्ड मॉडल जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। बाकी ये तीनों भी मौजूद हैं, कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन, लेकिन ज़्यादातर जिसके ज़रिए रेप्लिकेशन हो रही है वो कौन से वाला है? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। तो डियर्स ये बायोलॉजी का जो पेपर था ये भी मैंने कंप्लीट सॉल्व कर दी, इसको भी अब
अपलोड कर दूंगा। इसके बाद जो बाकी पेपर्स कोई अगर मुझे मिला बॉटनी का या बायोलॉजी का, वो भी इंशाल्लाह हम सॉल्व कर लेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।